विद्यार्थीगण, मैं हूं निर्मल झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैटलिस्ट केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में और फुल्ली डिटेल में बात करेंगे और पूरा चैप्टर जो भी इम्पॉर्टेंट है और जो भी इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो सब करने वाले हैं। आप पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहें, आपको पूरी जानकारी, पूरा नॉलेज और यानी सब कुछ A to Z मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आप पेशेंस के साथ बने रहिए और हम जीरो से शुरू करने वाले हैं इसमें। तो अगर आपको बेसिक आता है थोड़ा तो आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि पदार्थ क्या होता है। और आपको पता है कि पदार्थ क्या होता है, वो चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, हम उसे पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ कितने तरह के होते हैं, पहला सवाल है। तो पदार्थ आप बोलेंगे एक जो शुद्ध पदार्थ है और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। हाँ, आपको आता है कि दूसरा होगा अशुद्ध पदार्थ। बहुत बढ़िया, इतना ये शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ ये दो तरह के हो सकते हैं। अच्छा, शुद्ध पदार्थ जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। ये सब तो क्लास 9th का है सर, क्यों बता रहे हैं? बहुत अच्छे से समझने के लिए थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे टर्म यूज करेंगे तो आपको तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं सर, क्यों बोल रहे हैं। तो एक शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक में होता है। और तत्व जो होता है वो तीन तरह के हो सकते हैं। एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। उपधातु बहुत बढ़िया, इतना आता है। जैसे धातु में सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये सब क्या है? ये सब धातु है। अधातु क्या है? जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये क्या है? ये सब के सब अधातु हैं। उसी तरह से बेरिलियम, सिलिकॉन, ठीक है, उसके बाद एंटीमनी, बिस्मथ, ये क्या है? ये है उपधातु। हालांकि उपधातु के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं जानना है। तो ये चैप्टर ही आएगा, कौन सा? चैप्टर नंबर 3 यौगिक के बारे में देखते हैं। तो यौगिक है, कौन सा यौगिक होता है? एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। कार्बनिक यौगिक के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। कब पढ़ना है? चैप्टर 4 में पढ़ना है, जब चैप्टर का नाम होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। तो वहाँ पे चैप्टर 4 में पढ़ना है। अभी किसके बारे में? अभी हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत देखना है। तो अशुद्ध पदार्थ भी इसमें क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ जनरली मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। मिश्रण में भी क्या, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। पढ़ना ही नहीं है उसके बारे में अभी, फिलहाल इनके बारे में। अच्छा, ये जो तत्व होते हैं ना, इसके सबसे अविभाज्य कण को, यानी कि एक तत्व, जैसे मैंने यहाँ पे सिल्वर लिया, इतना सिल्वर का सिक्का है, छोटा सा पार्ट इसका काट लिया, इतना छोटा, ठीक है, इसको फिर काटा, इतना हो गया, फिर काटा, एकदम छोटा। काटते काटते हम इतना छोटा कर दिए कि अब खुली आँखों से वो दिख भी नहीं रहा, ठीक है, अब वो खुली आँखों से दिख भी नहीं रहा। फिर लेंस वगैरह लगा के काटे और तब तक काटे जब तक वो इतना छोटा हो गया कि अब अगर काटें तो उसकी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वही ख़त्म हो जाए, ठीक है, तब तक काटे। तब इसी कण को हम बोलते हैं कि ये चीज़ एकदम छोटा कण, इन तत्व के सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा विभाज्य, जो विभाज्य ना हो सके, ऐसे कण को हम लोग बोलेंगे कि ये परमाणु होता है। क्या होता है? ये परमाणु। ऐसे कण को, एकदम स्मॉलेस्ट कण को
हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे एटम। तो एटम बोले या परमाणु बोले तो क्या समझना है, तत्व के सबसे छोटे कण के बारे में बात हो रहा है। अच्छा, उसी तरह से अगर यौगिक है तो यौगिक क्या होता है, सबसे पहले यही क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनता है। जैसे Mg ऑक्सीजन के साथ मिलके MgO हो गया। हाँ, अल्युमिनियम क्लोरीन के साथ मिलके AlCl3 हो गया, है ना। सोडियम क्लोरीन के साथ मिलके NaCl हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलके H2O हो गया। तो सब के सब क्या है, यौगिक है। यौगिक का क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। तो ये यौगिक जैसे पानी की एक बूंद है, उसको बहुत काट दिए, एकदम छोटा कर दिए, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, इतना छोटा कि अब दिख भी नहीं रहा। तो उस छोटे से कण को हम लोग बोलेंगे कि वो है अणु, या फिर हम उसको बोलेंगे कि मॉलिक्यूल्स है। वो क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो आपको अगर हम मॉलिक्यूल्स यूज़ करें तो आपको समझना है कि ये यौगिक के सबसे छोटे कण के बारे में बात हो रहा है। अगर एटम बोले या परमाणु बोले तो तत्व के सबसे छोटे कण के बारे में बात हो रहा है। आपको इतना समझना है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। जैसे हम लिखे यहाँ पे 2Na, या हम लिखे Cl2, या हम लिखें Mg 2Mg, या लिखे 2Al, यहाँ पे लिखे Br2H2। समझना है इन बातों को, क्योंकि इनका यहाँ पे क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, सबका समीकरण बनेगा, अभिक्रियाएं देखने वाले हैं। तो वहाँ हम बोलेंगे कि दो, यहाँ पे दो परमाणु है और यहाँ बोलेंगे एक अणु है। तो क्या मतलब होगा इस सब का, समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं। इसका यहाँ पे जब ये है, इसका मतलब है सोडियम और सोडियम, दो सोडियम, इससे मतलब है दो सोडियम से, यानी सोडियम का दो परमाणु है और बीच में कोई बंध नहीं है, ठीक है, कोई बॉन्ड नहीं है, कोई बंधन नहीं है बीच में। जबकि Cl2 लिखते हैं तो Cl और उसके बीच में एक बंध होता है, Cl, ठीक है। तो यानी इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये चीज़ क्या है, अणु है, अणु है, अणु है। आगे में अगर दो लगा तो परमाणु है, परमाणु है, और ये परमाणु है। यहाँ दो परमाणु, दो परमाणु, दो परमाणु, और यहाँ एक अणु, दोनों मिलके कंबाइन है, बीच में एक बंध है। तो एक अणु, एक अणु, एक अणु, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रखना है। तो अब हम लोग अब बात करते हैं कि आखिर जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, जैसा कि हमारा हेडिंग भी लगा हुआ है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इन चीज़ों को हम देखते हैं। फिर देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, और फिर देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह के होते हैं। अभी बहुत कुछ है बच्चों, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप पेशेंस मार के देखिए अच्छे से। हाँ सर, इतना आप बोल रहे हैं, इतना लंबा लेक्चर है, कैसे बैठेंगे, हैं? बैठ ही तो नहीं सकते हैं आप। हमको पबजी खेलने बोलिए, इधर उधर घूमने फिरने बोलिए, और सब काम बोलिए, देखिए हम उसमें एक्सपर्ट हैं। नहीं बच्चों, करना पड़ेगा ना, बिना किए हुए कैसे होगा। आप अच्छे से मन लगा के करेंगे तो ही होगा, और सारा फोकस करना है समझने पे। तो हम लोग बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कुछ चीज़ें ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे H2, Cl2, Br2, ठीक है, N2, O2, ठीक है। ये जो चीज़ है ये हमेशा अणु के फॉर्म में ही रहता है, ये हमेशा अणु के फॉर्म में ही हमारे वातावरण में उपस्थित रहता है, परमाणु की तरह नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है। पहला रीज़न है कि ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। इसीलिए वातावरण में अकेले नहीं रह सकता, फ्री नहीं रह सकता, ठीक है। तो जब भी हम इन चीज़ों को लिखेंगे इस टर्म में लिखेंगे। जब भी H हाइड्रोजन लिखना होगा, ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जब भी हाइड्रोजन लिखेंगे तो H2 लिखेंगे। ऑक्सीजन कहीं लिखना होगा तो O2 लिखेंगे, सिर्फ O नहीं, ये गलत होगा, ठीक है। तो
पहले बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया सिंपल, ए और बी मिला, ठीक है, और ये ए एक रिएक्टेंट है मतलब अभिकारक है, बी भी एक अभिकारक है, दोनों मिलकर एक चीज़ बनाया सी, ठीक है। यही एक केमिकल रिएक्शन है, यानी रासायनिक अभिक्रिया यही होता है, ए एक अभिकारक, बी एक अभिकारक और ये सी बना एक उत्पाद है। समझेंगे कैसे कैसे क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब हुआ। बोला कि जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं H2, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं O2 और दोनों मिलकर, और ये जो एरो लगा रहे हैं ना बच्चों, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, वो दिशा बताता है कि किस तरफ हो रहा है। इस तरफ रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, यानी इस तरफ क्या है, ये है अभिकारक। क्या है ये चीज़, अभिकारक है, ठीक है, अभिकारक। और इस साइड जो बन रहा है, इस साइड है उत्पाद, इस साइड जो है उत्पाद, इसको बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे कि रिएक्टेंट है ये, और इस साइड इंग्लिश में इसको बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट है। बहुत बढ़िया, सिंपल। अब ये H2O2 क्यों, H2O2 क्यों लिखे, क्योंकि हमेशा O2 ऑक्सीजन को O2 ही लिखना है और H हाइड्रोजन को H2 ही लिखना है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स मतलब अणु के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, परमाणु के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता। तो H2O2, तो हम यहाँ लिखते हैं H जिसकी संयोजकता 1, ऑक्सीजन जिसकी संयोजकता 2, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो बनेगा H2O। इस तरह से रसायन एक फॉर्मूला बनाने का आपने सीखा भी होगा पीछे, तो बना H2O। अब क्या करेंगे, O2 है ना, बैलेंस कर देंगे दोनों साइड को। तो देखिए, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया, देखिए दो या दो से अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है। समझिएगा बात को, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है, और इस उत्पाद की जो रासायनिक गुण है इन दोनों से बिल्कुल भिन्न होगा, तो हम उसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। बढ़िया समझिए क्या मतलब है। सबसे दो या दो से अधिक तो एक बन रहा है, तो समझ गए सर, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या बोल रहे हैं कि इसका गुण इससे अलग होना चाहिए। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन, बच्चों तुम लोगों को पता है कि ये जलता है। क्या होता है, ये जलता है, और इस ऑक्सीजन के बिना जल सकता है क्या, नहीं, ये चीज़ जलता है, ये जलने में मदद करता है, और इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, उत्पाद H2O, वो आग को बुझा देता है। यानी इसका गुण इन दोनों से अलग हुआ कि नहीं, हाँ बिल्कुल हुआ, इसका गुण इन दोनों से बिल्कुल अलग हुआ, और इसी चीज़ को तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एक नए उत्पाद बनाते हैं, और नए उत्पाद, ये नया उत्पाद है ना, नए उत्पाद का गुण इन दोनों पुराने वाले से बिल्कुल भिन्न हो, तो उसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अरे खत्म, आ गया, अब क्या दिक्कत है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम और Cl2 लिखेंगे ना, क्योंकि क्लोरीन को भी हम अकेला नहीं लिख सकते हैं, दो के साथ, तो NaCl दोनों मिलके बनाएगा NaCl, ठीक है। तो बैलेंस कर देते हैं, और बैलेंस करना सिखाएंगे, चिंता नहीं करना है कि बैलेंस करना नहीं आता है, प्रॉब्लम हो रहा है, सब सिखाएंगे, बैलेंस करना भी सिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि NaCl हो गया। अभी सीख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। क्या देखिए कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है, और नए उत्पाद, इसका गुण इन दोनों से बिल्कुल भिन्न है। देखना है, हाँ बच्चों ये देखते हैं क्या होता है। सोडियम हाईली पॉइजनस होता है, बहुत जहरीला होता है, खाओ और स्वर्ग पहुँच जाओ। और क्लोरीन के साथ भी यही है, खाने पे सीधा स्वर्ग लोक का दरवाज़ा। तो ये दोनों बहुत ही जहरीला है, लेकिन ये दोनों जब मिलता है और ये बनता है, तो हम लोग तो इसको रोज़ खाते हैं। हाँ खाते हैं ना, हमेशा खाते हैं। NaCl टेबल सॉल्ट, क्या है ये, खाने का जो नमक है वो है वो। तो हुआ ना, इसका गुण इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट। तो हम यही बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है, और नया उत्पाद का जो गुण होता है वो पुराने वाले से बिल्कुल अलग, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते। खत्म। अगला बात करते हैं। अब बात करते हैं कि इतना तो समझ में आ गया,
तो अगला टॉपिक है कि रासायनिक, अच्छा ये अभिकारक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं भूलना है, ठीक है। इस साइड वाले को रिएक्टेंट अभिकारक, इस वाले को उत्पाद, खत्म। अब हम बात करेंगे कि रासायनिक, एक सेकेंड होल्ड करना है बच्चों, मैं अपने मार्कर को थोड़ा इंक दे दूं क्योंकि ये इंक के बिना चलना नहीं चाह रहा है। अब देख रहे हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है समझना है बच्चों सिर्फ, ठीक है। कुछ रटना नहीं है, कुछ लिखना नहीं, बस समझते जाना है, सिंपल। क्या होता है रासायनिक समीकरण? अरे सिंपल सी बात है कि जैसे ना ये चीज़ हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और दोनों मिल के यहाँ पे वाटर बना रहा है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कि दोनों मिल के वाटर बना रहा है। तो ये कितना टफ हो जाता। तो हम इन चीज़ों के लिए ना सिंबल यानी कि संकेत और सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोजन को लिख रहे हैं H2 यानी क्या कर रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं। और ऑक्सीजन के लिए O2, और इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, सिंबल यूज़ कर रहे हैं यानी संकेत, और इसके लिए सूत्र H2O। अब बैलेंस कर दिए, हो गया। यानी कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्र के माध्यम से लिखते हैं, सिंपल, ये कितना आसान तो है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? अरे रासायनिक अभिक्रिया को जब सूत्र और संकेत के माध्यम से लिखते हैं तो उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण, सिंपल। अरे कितना टफ थोड़ा ना, अरे याद कर हो, याद हो जाएगा। क्या है रासायनिक समीकरण? क्या होता है जब हम रासायनिक अभिक्रिया की, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, हम उसको संकेत और सूत्र के माध्यम से लिखते हैं, तब हम उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। कितना तो आसान है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बच्चों, बस ऐसे ही समझना है। आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम सबको हटा देते हैं और लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है, कितने तरह के होते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या देखेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है संयोजन अभिक्रिया? सिंपल, बोले A, B, C सब मिलके बन गया ABC। सब क्या हो गया? कंबाइन हो गया है, सब आपस में जुड़ गए। क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक ही उत्पाद दिख रहा है ना, सिंगल उत्पाद, बोले तो सिंगल प्रोडक्ट। क्या दिखा? सिंगल प्रोडक्ट। या एक उत्पाद दिखा आपको? क्या दिखा है? एक उत्पाद दिखा आपको। तब हम इससे क्या बोलेंगे कि ये संयोजन है, सब ऐड हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। उसी तरह से अब आपके पास बहुत सारा एग्जाम्पल आ गया, NaCl, तो यहाँ पे लिखेंगे 2NaCl। उसी तरह से Mg+O2, तो यहाँ लिखेंगे 2MgO। क्या दिख रहा है आपको? सब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है और एक उत्पाद बना रहा है, तो इसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या हम इसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखते हैं, ये भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया है, मिला, बन गया। एक और देखते हैं, CaO और CO2 दोनों मिलके बनाया CaCO3। ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। दो या दो से अधिक उत्पाद, दो या दो से अधिक अभिकारक मिले और एक उत्पाद बनाए, तो संयोजन। उसी तरह से देखते हैं KCl+3O2 दोनों मिलके बनाया 2KClO3। क्या है ये? संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक अभिकारक मिला,
एक उत्पाद बनाया, तो सबके सब क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो आपको इधर एक उत्पाद जैसे दिखे आप बोलिए कि ये संयोजन अभिक्रिया है, और बाकी सोचना ही नहीं है कुछ। एक सिंगल प्रोडक्ट दिखे तो बोले संयोजन है, बात खत्म। अब बात करते हैं, एक और अभिक्रिया होती है दूसरा नंबर का, जिसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसे मैं मिटा देता हूँ और आगे लिख रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या दिख रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया। दूसरा नंबर का है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगला है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है बच्चे, ठीक से दिख रहा है ना, वियोजन अभिक्रिया है, बहुत बढ़िया। क्या होता है ये वियोजन अभिक्रिया, क्या है, संयोजन का उल्टा। संयोजन मतलब होता है एक साथ आना, वियोजन मतलब होता है टूट जाना, उल्टा, एक दूसरे का उल्टा होता है। संयोजन का उल्टा होता है वियोजन। कैसे देखेंगे, जैसे CaCO3, इसको गर्म किया तो देखा बन गया CaO और CO2। हाँ, एक प्रोडक्ट दो या दो, एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट दो या दो से अधिक हो गए, यानी एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक उत्पाद में विभाजित हो जाता है, तब हम उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे लिखे 2KClO3, इसको गर्म किए तो हो गया 2KCl + 3O2, टूट गया। इसी के जैसा देखिए, क्या उल्टा है कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे देख रहे थे ये दोनों मिलकर ये बन रहा था, ये दोनों मिलकर ये बन रहा था। यहाँ पे देख रहे हैं ये और ये टूट रहा है, टूट रहा है ना, उल्टा है। समझ में आ रहा? तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी मिलेगा कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का उल्टा है, कैसे, ठीक है, या उल्टा होता है, ऐसा कुछ पूछा तो बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, या बोलेंगे एक एकल उत्पाद बनाते हैं। जबकि यहाँ पे लिखेंगे कि एक बड़े यौगिक दो या दो से अधिक पार्ट में टूट जाते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक में, या सरल यौगिक में, बोलेंगे सरल यौगिक में टूट जाते हैं। सिंपल, कैसे देखेंगे इन चीज़ों को, बोलेगा आप एक एग्जाम्पल भी दीजिए, तो लिखेंगे CaO और CO2, तो बोलेंगे CaCO3, बोलेंगे ये है संयोजन अभिक्रिया। फिर बोलेंगे CaCO3, ये हो गया CaO और CO2, बोलेंगे ये है वियोजन अभिक्रिया। बोलेंगे दोनों एक दूसरे का उल्टा है, देख लीजिए आप, इन दोनों के जुड़ने से ये बनता है और इसके टूटने से ये दोनों बनता है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। तो वियोजन अभिक्रिया आप समझ चुके हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं जो वियोजन अभिक्रिया है उसको पूरे डिटेल में, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया 3 तरह के होते हैं, तो हम तीनों को देखेंगे। एक सिंपल जो वियोजन अभिक्रिया है, और एक होता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, और दूसरा होता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ये 3 तरह के वियोजन अभिक्रिया होते हैं। जैसे CaCO3, इसको हीट किए तो बन गया CaO और CO2। उसी तरह से 2KClO3, इसको हीट किए तो यहाँ हुआ 2KCl + 3O2। तो यहाँ क्या हो रहा है कि उष्मा देने पर, हीट देने पर ये वियोजित हो रहा है, अपघटन हो रहा है इसका, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं सिंपल वियोजन अभिक्रिया है। वैद्युत अपघटन यानी अपघटन, तो यहाँ भी अपघटन हो रहा है, क्या हो रहा है इसका, अपघटन, टूटना मतलब अपघटन। तो यहाँ वैद्युत अपघटन में देखते हैं, जैसे हमारे पास NaCl है, तो इसको हम लोग क्या देंगे, वैद्युत देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हो जाएगा Na+ और Cl-। तो हम यहाँ 2 यूनिट देंगे तो ये 2 निकलेगा। तो ये चीज़ मिलता है हमको कैथोड पे, कहाँ मिलता है, कैथोड पे, और ये चीज़ मिलता है एनोड पे,
ठीक है, यानी धातु जो है वो कैथोड पे मिलता है, अधातु एनोड पे मिलता है। लेकिन क्या समझना क्या है चीज़ों को कि यहाँ भी प्रकाश यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में यहाँ हीट मिला तो टूटा, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मिला तो टूटा, लेकिन काम तो हो रहा है अपघटन ही ना, काम अपघटन ही है, टूटना ही काम है। ठीक है, इसको दें या इसको दें, दोनों से टूटा है। अच्छा, एक और होता है, इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास AgCl है, इसको हम सनलाइट देते हैं यानी प्रकाश, ठीक है, प्रकाश देते हैं सनलाइट, तब ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है Ag और Cl2 बैलेंस कर लेते हैं, तो AgCl2 यानी कि इसको भी, ये भी टूटा है, Ag अलग, सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग, लेकिन यहाँ पे काम किया है प्रकाश के कारण ऐसा हुआ है। जैसे हमारे पास AgBr है, ठीक है, तो हम इसको प्रकाश देते हैं, ठीक है, प्रकाश के उपस्थिति में रखते हैं तो हम देखते हैं कि Ag अलग और Br2 अलग, तो बैलेंस कर देते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात, यानी कि तीनों जगह हुआ ये है, एक जगह ऊष्मा देने से टूटा है, दूसरा जगह इलेक्ट्रिसिटी देने से, और तीसरी जगह सनलाइट देने से टूटा है। काम सब क्या है, सब के सब वियोजन अभिक्रिया ही हैं, सब के सब वियोजन अभिक्रिया ही हैं, लेकिन उसके प्रकार अलग हैं। तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन मिलेगा कि ऐसे 3 रिएक्शन लिखिए, ऐसे 3 वियोजन अभिक्रिया लिखिए जहाँ पे हम लोग जो ऊर्जा होता है वो क्या, किसके, ऊष्मा के रूप में, वैद्युत के रूप में और प्रकाश के रूप में दे। ऐसे 3 उदाहरण लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। तो पहला लिखेंगे ये, दूसरा ये और तीसरा ये, जो मन करे। सब हो क्या रहा है, सब वैद्युत अपघटन ही है, लेकिन सब में हो क्या रहा है, यहाँ ऊष्मा देने से, यहाँ वैद्युत देने से और यहाँ प्रकाश देने से टूटा है, बात खत्म। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग के पास जो तीसरा टाइप है वो है एकल विस्थापन अभिक्रिया। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, आई होप आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो हमारे साथ बने रहिए तो और ज़्यादा समझ में आएगा, पूरा का पूरा फाइनल करना है। चलिए, क्या होता है इसका कहानी, इसको बोलते हैं, हम लोग याद करते हैं एक छोटे से ट्रिक को, और ट्रिक याद हुआ तो बस पूरा का पूरा रिएक्शन ख़त्म। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, बोर्ड में क्वेश्चन इसी से आते हैं ज़्यादातर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क ना का मांगे आलू, जब फेंके प्रभु हाइड्रोजन, कौन आगे आएगा। इतना अच्छे से साफ नहीं दिख रहा है सर, क्या लिख दिए आप, यहाँ पे लिखें, हाँ यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे क ना का मांगे आलू, जब फेंके प्रभु हाइड्रोजन, कौन आगे आएगा। यानी ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, यहाँ ये चीज़ है सिल्वर और ये है गोल्ड। ऐसे लिख दिए। क्या मतलब है, मतलब है कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और यहाँ जो गोल्ड है वो सबसे कम रिएक्टिव, यही मतलब होता है। तो क्या करेंगे एकल विस्थापन में, हम देखते हैं कि हमारे पास है ZnSO4 और इसमें हम लोग डाल देते हैं Mg। ठीक है, रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग। तो Mg क्या है, मैग्नीशियम एक मेटल है और जिंक भी एक मेटल है। तो अब इस ग्रुप में आएंगे, Mg यहाँ है और जिंक यहाँ है। तो हम बोले ऊपर वाला रिएक्टिव, नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, यानी जो अभी क्या है क्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मैग्नीशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील, जिंक कम अभिक्रियाशील। तो देखिए मैग्नीशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील और जिंक कम अभिक्रियाशील। तो मैग्नीशियम बोलेगा तू निकल यहाँ से, मैग्नीशियम बोलेगा तुम निकल यहाँ से, मैं ज़्यादा सुपीरियर, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ तुमसे, चलो तुम यहाँ से खाली करो।
मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये हूँ। तो क्या किया, जिंक चूँकि कम अभिक्रियाशील है तो कम अभिक्रियाशील होने के कारण अलग, और ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के साथ ये इसके साथ, तो मैग्नीशियम सल्फेट बन गया और जिंक बाहर निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील था। उसी तरह से एक और रिएक्शन लेते हैं, जैसे मेरे पास है जिंक और फिर है कॉपर सल्फेट CuSO4। अब देखेंगे, अब यहाँ पे आया, ये रहा कॉपर Cu और ये रहा जिंक। तो इस बार जिंक जो है ये ज़्यादा अभिक्रियाशील और कॉपर कम अभिक्रियाशील। तो इस बार जिंक बोला कॉपर, चल तुम क्या है, तुम कम अभिक्रियाशील हो, चलो बाहर निकल जाओ। निकलना पड़ा बेचारे को, क्या करेगा। तो यहाँ पे हो गया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट कॉपर बाहर निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि वो कम अभिक्रियाशील है। तो रिएक्शन, ये जो अभिक्रिया है कल विस्थापन अभिक्रिया, ये होता भी यही है कि एक बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एक और यहाँ पे लिया जिंक और H2SO4 है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जिंक जो है वो इसमें अब क्या करेगा, जिंक और ये हाइड्रोजन, देखते हैं यहाँ जिंक है और यहाँ रहा हाइड्रोजन। तो ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, जिंक। तो हाइड्रोजन को बोला चल तो खाली कर जगह, तो जिंक सल्फेट हो गया। इधर क्या हो गया, जिंक सल्फेट हो गया। समझ में आया, इस तरह का रिएक्शन होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। और बात करेंगे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो हम लोग मिटा देते हैं इसको, ये हो चुका है। तो हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अच्छा अब एक बात और है, एक और छोटा सा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जाते जाते याद आ गया सर, आपको फाइनल कीजिए जल्दी से। नहीं बच्चों, देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपर है और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, दोनों के बीच अभिक्रिया होगा, तो बताइए कि क्या होगा, ठीक है, बताइए कि क्या होगा। तो एक काम कीजिए, आप ना इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि कॉपर जो है वो जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ठीक है। अच्छा ये एक क्वेश्चन इस तरह का ले लेते हैं, मेरे पास है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट और हम ले चुके हैं, इस बार ले चुके हैं Ag, ले लेते हैं Ag मतलब सिल्वर। दोनों के बीच अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, इस अभिक्रिया को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ जो Ag है ना और H, इन दोनों के बारे में देखते हैं। तो ये रहा H, ये रहा H और ये रहा Ag, कॉपर के जस्ट बगल में मिट गया है। आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, कनाका मांगे मांगे आलू जब फेंके प्रभु हाइड्रोजन, कौन आगे आएगा, याद भी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन और नीचे में आ गया सिल्वर, तो हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये ऑलरेडी कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो जो जैसा है रिएक्शन वैसा ही रहेगा। चलिए एक छोटा सा हिंट्स था जो दे दिए, जैसा था वैसा ही रहेगा, रिएक्शन होगा ही नहीं। अरे ये ज़्यादा रिएक्टिव है तब ना इसको डिस्प्लेस करेगा, इसको विस्थापित करेगा, और ये ऑलरेडी कम रिएक्टिव है ये, तो कैसे विस्थापित करेगा, जो जैसे है वैसे ही रहेगा, तो कुछ नहीं होने वाला इससे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जल्दी जल्दी देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, फटाफट। द्विविस्थापन अभिक्रिया जैसे कि, ठीक है, तीसरे चौथे नंबर का रिएक्शन है, चौथे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है।
एकल विस्थापन के जैसा ही होता है, जैसे ए है ए बी और एक्स वाई है, दोनों यहाँ पे अभिक्रिया करता है तो बनाएगा, जैसे ना होता क्या है इस अभिक्रिया में, जैसे ए बी है एक्स वाई है तो दोनों ये एक यौगिक है ये एक यौगिक है, तो क्या किया ना ए एक्स के साथ और बी वाई के साथ यहाँ पे बना लिया ए एक्स और बी वाई। ऐसे अगर हो गया यानी आयन एक्सचेंज होगा, जो इसके आयन्स है वो क्या हो जाएगा, आयनों का आदान प्रदान कर ले आपस में, तब हम इसको बोलेंगे कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसे होगा तो हम लोग देखते हैं ये, जैसे हमारे पास है AgNO3 प्लस NaCl, सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड को डाल देते हैं, तो क्या देखते हैं, आयन एक्सचेंज हो गया। यहाँ हो गया AgCl प्लस NaNO3, आयन एक्सचेंज हुआ, क्या हुआ देखते हैं, Ag इस Cl के साथ, Na इस NO है ना, Na इस NO3 के साथ आयन एक्सचेंज हुआ है। अगर हम ऐसे देखें, इसको माने A, इसको माने B, इसको माने X और इसको माने Y, तो देखिए हुआ कि नहीं, क्या हुआ है, A Y हुआ, यानी आयन एक्सचेंज हुआ है फाइनली, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तब तो इधर बना। ठीक है, तो आयन एक्सचेंज होता हम उसको बोलते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। अच्छा विस्थापन अभिक्रिया नहीं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग देख रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया और उसके कुछ और एग्जाम्पल को देख रहे हैं। यहाँ मैंने थोड़ा समराइज़ किया क्योंकि लग रहा था कि कहीं खिचड़ी ना बन जाए और फिर बोलते कि सर आप तो पूरा खिचड़ी बना दिए हैं इसका, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या उसको उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो जैसे मैंने लिया AgNO3 और NaCl, तो ये हो गया AgCl और NaNO3। उसी तरह से लेते हैं BaCl2 और यहाँ ले लेते हैं Na2SO4, यानी बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे हो जाता है NaCl और यहाँ पे हो जाता है बेरिलियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, दोनों रिएक्शन दोनों है द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं। बस इस रिएक्शन में बस हम इतना कर दे कि एक एरो लगा दें, जैसे ना यहाँ पे एक ऐसे एरो लगा दे डाउनवर्ड नीचे की ओर, तो पता है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये अवक्षेप बन रहा है। क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है। जैसे हम यहाँ पे लगा देते हैं NaCl है और यहाँ पे एक ऐसे एरो लगा देते हैं, तो ये बता रहा है कि एक अवक्षेप बन रहा है। तो अवक्षेपन अभिक्रिया का भी यही एग्जाम्पल है और द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी यही दोनों एग्जाम्पल है। बस उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया ये रहा, ये अभिक्रिया कैसा है, ये है उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन। अच्छा, एरो लगा दिए तब ये अभिक्रिया क्या हो गया, ये हो गया अवक्षेपन अभिक्रिया। कौन सा नंबर है ये, 5वां नंबर। अवक्षेपन अभिक्रिया भी यही होता है, अवक्षेपन अभिक्रिया। ठीक है, अवक्षेपन अभिक्रिया का भी यही एग्जाम्पल है। क्या होता है अवक्षेपन अभिक्रिया, क्या होता है कि दो या दो से अधिक यौगिक आपस में क्या होता है, आयन एक्सचेंज करते हैं और उसमें से एक यौगिक अवक्षेप बनकर, यानी जिस भी चीज़ में वो रिएक्शन हो रहा है अवक्षेप बनकर नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं अवक्षेपन अभिक्रिया। जैसे ना एक सरल भाषा में समझाइए, बोलिए कुछ नहीं समझ में आया, सरल भाषा में समझिए। जैसे दूध होता है, आप उसमें नींबू डालते हैं तो क्या हो जाता है, दूध फटकर नीचे बैठ जाता है। तो नींबू एक यौगिक है और दूध एक यौगिक है, दोनों कंबाइन हुआ तो दूध यानी जो छाछ होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो सॉल्यूशन फिर भी रह गया उसमें कुछ चीज़ें रह गई, तो दो यौगिक बना, एक अवक्षेप बनकर नीचे बैठ जाता है। ये दोनों अवक्षेप बनकर नीचे बैठता है, आयन एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं उभय विस्थापन। चूँकि अवक्षेप बन रहा है इसीलिए अवक्षेपन अभिक्रिया भी यही है। इतना बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं आप लोग। ठीक है, मज़ा आ रहा है आप लोगों को? नहीं सर, मज़ा नहीं आ रहा है।
अब बहुत बोरिंग काम करवा रहे हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो हम जानते हैं, अरे एसिड लिया, अरे इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं सर, हिंदी में बोलिए। अम्ल लिया और क्षार लिया, अम्ल क्षार लिया तो यहाँ पे बनता है लवण और जल बनता है। ठीक है, तो कोई अम्ल लेके दिखाइए। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, क्षार लीजिए कोई, NaOH को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, या हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक अम्ल है, ये एक क्षार है। क्या बनेगा सर? देखिए पहले आपको समझना होगा कुछ इसके बीच में होता क्या है। जैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि धातु सोडियम और OH, धातु क्या है? धातु होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो धातु पे लिख दिया पॉजिटिव, तो बगल वाला निगेटिव। अच्छा, हाइड्रोजन याद रखना है कि हाइड्रोजन हमेशा H+ देता है, तो हाइड्रोजन हो गया H+, तो बगल वाला माइनस। अब क्या होगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, दोनों टूटा, और इसके प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस उसके प्लस के साथ, तो ये प्लस ये माइनस के साथ, तो बना NaCl, और ये प्लस उस OH माइनस के साथ, तो HH लिखेंगे H2, और ये O तो यहाँ H2O। तो यहाँ क्या बना, ये है लवण और ये है जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया, एक दूसरे को क्या किया, अम्ल खट्टा होता है, ये कड़वा होता है, दोनों मिला गया तो एक अलग टाइप का एक नमकीन चीज़ बन गया। दोनों एक दूसरे को उदासीन किया है, दोनों एक दूसरे के पावर को कम किया है, ठीक है, अलग, तो इसीलिए इसको बोलते हैं उदासीनीकरण। उदासीन किया है, ये बहुत ज़्यादा खट्टा, ये बहुत ज़्यादा कड़वा, दोनों मिलके नमकीन चीज़ हो गया, ना बहुत ज़्यादा खट्टा ना बहुत ज़्यादा कड़वा, दोनों एक दूसरे को उदासीन करता है, इसलिए बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया समझ चुके हैं आप लोग। और लेते हैं, एक दो और लेते हैं, जैसे H2SO4 एक अम्ल है, और हम यहाँ पे लेते हैं NaOH, ठीक है, NaOH, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा Na2SO4 और H2O। ठीक है, क्या करें अब, बैलेंस भी करना पड़ेगा ना। यहाँ तो बैलेंस था, सोडियम 1 क्लोरीन 1 1 1, और यहाँ 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या कहानी है, यहाँ पे ये हो चुका है, यहाँ पे लगाएंगे 2 हाइड्रोजन 2 2 4, तो आगे में लगाएंगे 2। ठीक है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब बच्चों जो हम लोग के पास है उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, या हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया। तो अब जो हम लोग के पास मुद्दे हैं वो है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, समझाइए डिटेल में। खाली अब बोलते जा रहे हैं लगातार, नहीं बच्चों, समझा रहे हैं बढ़िया से, क्या होता है ऑक्सीकरण और क्या होता है अवकरण। ठीक है, रिलैक्स रहना है, देखते हैं, देखेंगे तभी तो सीखेंगे, नहीं तो कभी उधर गए कभी उधर गए और इसमें साल निकल जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं आगे नंबर 4 5 6 नंबर 7। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, बस ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया देख रहे हैं। क्या होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, जुड़े, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, और जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, निकल जाए, निष्कासित हो जाए, उसको भी ऑक्सीकरण ही बोलते हैं। अरे एक रिएक्शन है, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा, या तो ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन निकल जाए तो भी ऑक्सीकरण ही। अच्छा, और कोई रिएक्शन है क्या? हाँ, एक और है, एक अभिक्रिया है अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया, अब ये क्या, कौन सी बला है सर, किस तरह का बला है? बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है सर, इतना रिएक्शन कैसे याद होगा? अरे सब याद होगा, पढ़ोगे ना, 3-4 घंटे का ही कहानी है,
लिख लिख के सबको याद करना है, तुरंत हो जाएगा। अवकरण क्या होता है? अवकरण वो चीज़ है जहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो निष्कासित हो और हाइड्रोजन आके जुड़े, तब हम इसको बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया। ठीक है। और जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो, क्या हो? साथ साथ हो, तब हम इसको बोलेंगे कि ये जो होगा वो रिडॉक्स अभिक्रिया होगा। क्या बोलेंगे इसको? रिडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। सर इंग्लिश में लिखे हैं फिर? नहीं, रिडॉक्स ही बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं। हिंदी में भी यही बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में भी रेडॉक्स ही बोलते हैं। ठीक है, दोनों साथ साथ हो तो हम रेडॉक्स बोलेंगे। एक एक एग्जाम्पल दीजिए तब जाके समझ में आए कि सब क्या कहानी है। चलिए देखते हैं। अगर हम बोले ऑक्सीजन, अगर जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं Zn प्लस सी, ZnO प्लस सी, तो ये हो जाता है Zn प्लस CO। साथ साथ हो तो रिडॉक्स बोलेंगे। पहचानेंगे कैसे कैसे हो रहा है। हम क्या देखते हैं, पहले समझना है बढ़िया से। हम देखते हैं यहाँ से यहाँ गए पहले। ठीक है, ZnO, यहाँ ZnO है। ठीक है, दिख रहा है ना बढ़िया से? ZnO आगे देखते हैं कि O गायब है, और O अगर गायब हो जाए तो, अगर O हट जाए तो अवकरण बोलेंगे। ये अभिक्रिया है अवकरण। बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे देखते हैं इस C में, उधर जाके देखते हैं तो ऑक्सीजन आके जुड़ गया है। ठीक है, जगह नहीं बन पा रहा है बढ़िया से। हाँ, जगह नहीं बन पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। फिर भी देख लेते हैं, ऑक्सीजन जुड़ गया है इसमें। यहाँ ऑक्सीजन इस साइड देखते हैं तो जुड़ गया, तो इसको बोलेंगे कि ये है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रेश में लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ठीक जगह लगी। चलिए, जैसे ना यहाँ पे लिखते हैं, मेरे पास है PbOH2 gives Pb plus H2O। ठीक है, देखते हैं, पहचानते हैं। क्या देखिए, इस साइड देखते हैं PbO में, और उधर गया तो ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन अगर हट जाए तो इसको बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ये अवकरण है। आगे इस H में देखते हैं कि आगे चल के O जुड़ा है, ऐड हुआ है, तो यहाँ O का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ लिखेंगे इसको कि ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है सर। अब क्या सीधा देख रहे हैं ऑक्सीजन का कहानी, हटा तो अवकरण, जुड़ा तो ऑक्सीकरण कहानी, और दोनों साथ साथ एक ही रिएक्शन में हो रहा है, तो बोलेंगे ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। बोलेंगे ऑक्सीकरण है, बोलेंगे हाँ है, ये देखिए। बोलेंगे अवकरण है, बोले हाँ है, देखिए ऑक्सीजन हट रहा है। बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, बोले हाँ दोनों साथ हो रहा है तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, इतना तो आ रहा है। अब आगे कुछ और अटर पटर नहीं बोलिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए, अब 2 पॉइंट और याद रखना है। अच्छा, अब देखेंगे ऑक्सीजन जो देता है ना, उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीकारक। तो अगर ये ऑक्सीकारक है और जो ऑक्सीजन लेता है उसको बोलते हैं अवकारक। क्या है ये? अवकारक। ये बस इतना याद रखना है। ऑक्सीजन जो देगा दूसरे को ऑक्सीकारक है, और जो ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, उसको अवकारक बोलेंगे। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक है कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो पहला उपयोग है जैसे भोजन का पचना, भोजन के पाचन में भी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया की ज़रूरत होती, और दूसरा है श्वसन की क्रिया में, श्वसन में भी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं तो वो क्या करता है, हमारे अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ के वहाँ पे रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड
वापस छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वहाँ पे, क्या हो रहा है, ग्लूकोज में जाके ऑक्सीजन ऐड हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो वहाँ भी क्या है, वहाँ भी एक तरह से ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। जैसे हम कोई भी चीज़ को खुले में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है, उससे रिएक्ट करके रस्ट फॉर्म कर लेता है, मतलब जंग, जैसे लोहा क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अभिक्रिया करके जंग बना देता है, ठीक है, जिसके कारण जो लोहे हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो ये कुछ है जो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का यूज है। एक और यूज़ है बहुत अच्छा, जैसे भोजन का दुर्गंधित होना, ये भी क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का ही परिणाम है कि ऐसा होता है। क्या होता है इसमें, होता ये है कि जब हम कोई फूड को, खाना को खुले में रख देते हैं, ठीक है, तो उस खाने में जो तेल और वसा होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण उसके स्वाद और गंध जो हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है, यानी ख़राब हो जाता है एक तरह से। तो हम ये देखते हैं कि ये ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के कारण ही होता है, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं और देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें जो आप लोग डिमांड करेंगे, हम लोग उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, ठीक है। तो ओके, बाय, टेक केयर।